हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी की स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए। देखिए, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं हिंदी में, टीईटी में, वो सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको पैराग्राफ देके रखते हैं ऊपर, और उस टाइप से भी आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन उस एक ही पैराग्राफ से बनते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन देखिए, डेमो आप देख लीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। ये जो पैराग्राफ है, इसमें से करीबन 16 से 24 तक जितने भी क्वेश्चन है, 4 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 8 क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ से आपके बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी वाले, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस एग्जाम के पहले हो जाए। और इन्हीं सभी टॉपिक को टाइप के जो क्वेश्चन है, हमने प्रैक्टिस सेट जो स्पेशल एफएलटी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसमें भी आपको दिए हैं। तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर से जाकर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज में 25 टेस्ट है, 10 एफएलटी और 15 आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। साथ ही फ्री पीडीएफ भी आपको इस पर साथ में इस कोर्स में मिल जाएगी। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है आपकी, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता यहां से की जाएगी। और लिंक डिस्क्रिप्शन में स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, जल्दी कर सकते हैं क्योंकि बाद में ऑफर समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। गाइस, टीईटी के लिए इससे पहले हम और भी वीडियोस डाल चुके हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग। उन वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर आई बटन पर हम आपको एक लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके वो सभी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। उनको आप जरूर से देख लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस और स्पेशल आप रिवीजन उनसे कर सकते हैं। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, सबसे पहले हमें निर्देश दे रखे, इंस्ट्रक्शन दे रखा है कुछ, कि प्रश्न संख्या 1 से 15 नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यानी 1 से 15 तक हमें ओनली एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि हमें उनका चयन करना है। तो आइए अब हम लगाते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। ये 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, इसके अनुसार आपसे पूछा है। अब हम पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, और बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा 2005 की रूपरेखा के अनुसार, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये आपसे क्वेश्चन में दे रखा है, और आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या रहेगा। तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण की परंपरा का निर्वहन करना, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में परंपरागत या पारंगत करना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, और विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। ये विधा कर लीजिएगा आप, थोड़ा सा मिस प्रिंट ये हो गया है। तो विधाएं यहाँ पर विधाओं में पारंगत करना। गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषा संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक का एक प्रकार है, जो कि साहित्यिक रचना के समावेश का मुख्य उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वहन करना, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, या मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना। आई थिंक आप सभी समझ चुके होंगे कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है, पर्यावरण पर आधारित कविता का पाठ का कार्य करती है वो, और उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, ये उसका उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या होना चाहिए। आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण होना करना, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना।
तो भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण जो सोपान होना चाहिए वो होना चाहिए आकलन को से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। सी, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण व्यवहारिक नहीं है, जटिल समस्या उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है और बहुभाषिकता और राष्ट्रीयता सद्भाव का प्रसार करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, अगर एक विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण होता है तो बहुभाषिकता और राष्ट्रीयता का सद्भाव का प्रसार ये करता है। डी ऑप्शन यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि आपको बताना है, इनमें से क्या आपका राइट आंसर रहेगा। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है या फिर मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। सी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो इसका सही जवाब रहेगा बाल साहित्य का विविध उपयोग, यानी हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन होता है बाल साहित्य का विविध उपयोग। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियां का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसके शब्द वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए यहाँ पर कहानी का चयन करने की बात की जा रही है। उनके लिए जो कहानी का चयन करेंगे वो कहानी रहेगी जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, यानी चित्र भी दर्शाए गए हों, उस तरह की जो कहानी है उसका चयन करेंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गाइस, पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का जो आरंभ होना चाहिए वो बेसिकली अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अर्थपूर्ण सामग्री यानी हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, ये आई थिंक आपको पता चल चुका होगा। भाषा के बारे में भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये कथन उचित है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वहन का उद्देश्य क्या होता है या होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना। रोल प्ले जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? बेसिकली ये पूछा गया प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में उपयोग करना, इसका उपयोग करना या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का जो उद्देश्य होता है ये होता है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, भाषा हमारे परिवार में बिखरी मिलती है परिवेश में, और क्या यह कथन किस पर लागू नहीं होता? ये हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञापन और साइन बोर्ड। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है और यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? तो प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड। जल्दी से क्लिक कीजिएगा, आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए अखबार पर भी भाषा जो है ये मेंशन रहती है, आपको जहां तक पता है। साइन बोर्ड और विज्ञापन, इन तीनों में कहीं ना कहीं भाषा का एक परिवेश मिलता है हमको। क्लियर है? आई थिंक आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। बट यहाँ पर प्रयोगशाला है, इसमें इसका कहीं से कहीं तक भी कोई ये नहीं है, इसलिए आई थिंक हमारा ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे?
शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह से के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। उनसे शब्दों को 20-20 बार लिखने के लिए कहेंगे। क्लियर है? आई थिंक आप सभी समझ चुके होंगे कि आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। यहाँ पर हमारा आगे एक निर्देश और आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जिस 16 से 24 तक के जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे उन सभी क्वेश्चनों को इसी पद्यांश या गद्यांश के आधार पर उनको सोल्व करेंगे। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये जो गद्यांश आपको दे रखा है, ये डिटेल जो है, ये डिटेल आपके 16 से 24 तक के जो क्वेश्चन है इसी पर निर्भर करेंगे कि आप कितने अच्छे से पढ़ पाते हैं और उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को या पद्यांश गद्यांश को पढ़ना। देखिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है 16 से 24 के बीच में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समूची स्वार्थी व अहम प्रेरित प्रवृत्तियां नकारात्मक है। ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य नहीं होते हैं, उनमें लोक संग्रह नहीं होता, भव्य आदर्श नहीं होते। दूसरे भले ही आप अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखें तो भी आपके कर्म यदि आपके मन में के चाहे या अनचाहे से प्रेरित है तो वे हास्यमान ही होंगे, क्योंकि पसंद नापसंद के लिए से किए जाते कार्य वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते। कोई कार्य आपको महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वहां आपको पसंद है, उसी तरह कोई कार्य करने से आपको महज इस आधार पर नहीं कतराना चाहिए कि वहां कार्य आपका मन चाहा नहीं है। कार्य का निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए, मन चली भावनाओं तुनक मिजाजी के आधार पर कतई नहीं। इस एक बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानते तक नहीं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर दुलारते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि व हास करने पर ही तुले हुए हैं। इससे निपटने का व्यावहारिक मार्ग यह है कि अपनी रुचि और अरुचि का विश्लेषण करें। क्लियर है? आई थिंक आप सभी ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप में एक बार पॉज कर लीजिएगा और अच्छे से अपने माइंड से एक बार दिमाग से इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? अब पढ़ लीजिए और पढ़ लेने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चनों को लगाना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेखक ने कैसी प्रवृत्तियों को नकारात्मक कहा है? अर्थ के भाव वाली प्रवृत्तियों को अहम व स्वहित के भाव वाली, स्वयं का हित देखने वाली प्रवृत्तियां अहम से ग्रसित प्रवृत्तियां। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमने पढ़ा था इसी गद्यांश में हमने पढ़ा था अभी। यहाँ पर आई थिंक हास होंगे, हास नापसंद कहीं भी पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। बट इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो अहम या और स्वहित के भाव वाली प्रवृत्तियां रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं जो लालच की भावनाओं से किए जाते हैं, जिन्हें संग्रह कूट कूट कर भरा होता है, जो मन के अनुसार और हित साधते हैं, जो अपनी पसंद नापसंद के अनुसार किए जाते हैं। तो देखिए ये जो कार्य होते हैं ये होते हैं जो अपनी पसंद नापसंद के अनुसार किए जाते हैं, वो अक्सर हानि की ओर ही लेकर जाते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं पसंद नापसंद के अनुसार किए जाते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश के में किन्हें शत्रु कहा गया है? अहम और स्वार्थ, रुचि अरुचि, मन चली भावनाएं, तुनक मिजाजी। देखिए इस गद्यांश में शत्रु किसे कहा गया है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपको बताना है। और आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा रुचि और अरुचि को। रुचि और अरुचि जो है इसके आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें शत्रु कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं, जो मनचली भावनाओं और बुद्धि से परे होते हैं, जो मन चाहे होते हैं, मन चाहे नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन का आई थिंक आप सभी समझ चुके होंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं वो कार्यों का समर्थन ये जो गद्यांश करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है पूरा गद्यांश, उसके बाद में ऑटोमेटिक क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है? लोक संग्रह करना, अच्छे कर्म करना, रुचि अरुचि का विश्लेषण करना और भव्य आदर्श रखना। तो लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का जो मार्ग सुझाया है वो सुझाया है रुचि अरुचि का विश्लेषण करना। हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है? देखिए स्वार्थ का विलोम शब्द आप सभी को बताइए, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। इसका स्वार्थ का विलोम शब्द होता है परमार्थ। परमार्थ यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि गवे तो हर क्षण आपकी हानि व हास करने पर तुले हैं, या ये आप हटा लीजिएगा थोड़ा, वे तो हर क्षण आपकी हानि व हास करने पर तुले हुए हैं। वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है? तो ये जो वे आया है, वे तो हर क्षण आपकी हानि व हास करने पर तुले हैं, तो ये जो वे आया है ये किस लिए आया है, ये आपको बताना है। सर्वनाम किसके लिए आया है? स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्तियों के लिए, पसंद नापसंद के लिए, मनचली भावनाओं के लिए, अहम प्रेरित प्रवृत्तियों के लिए। हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा पसंद नापसंद के लिए, क्योंकि इसी पर ये बेस्ड है पूरा आपका गद्यांश। तो पसंद नापसंद के लिए ये सर्वनाम वे आया है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में न उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? पसंद, वाकिफ, काबिल और हाजिर। न उपसर्ग, बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए उपसर्ग आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं, प्रत्यय कहां पर लगते हैं, उपसर्ग कहां पर लगते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको ये सभी चीजें आई थिंक पता होनी चाहिए और होगी भी सही। तो किस शब्द में न उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सही जवाब आपको बताना है। देखिए, पसंद, नापसंद, वाकिफ, इसमें काबिल, ना काबिल, ना वाकिफ, ना पसंद। देखिए इन सब शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय कहां पर लगते हैं, उपसर्ग कहां पर लगते हैं, ये सभी आप पहचानते हैं। आपका इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हाजिर। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा हाजिर। न उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है हाजिर शब्द, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हास का विलोम क्या होता है? बढ़ना, बचत, वृद्धि या बढ़त। हास का जो विलोम होता है, ये विलोम आपसे पूछा है, ना कि आपसे जो कि समानार्थी पूछा है। तो विलोम अगर पूछा जाए तो आपको उल्टा लगाना है, ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन वृद्धि सही जवाब रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस उस गद्यांश से बने थे वो सभी हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हमारे सामने नेक्स्ट निर्देश आ चुके हैं 25 से 30 क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए, निर्देश जो इंस्ट्रक्शन आए हैं उनको भी आपको पढ़ना है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित स्तर वाले विकल्प को हमें चुनना है। अब हम पढ़ लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कालियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा, निर्दित कलियों पर जगह कर एक प्रत्यूष मनोहर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आई थिंक आपने काव्यांश पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है पॉज कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा कि पंक्ति, डालियां, कालियां और कोमल गात में गात शब्द का अर्थ क्या है? कली, पत्ती, फूल और संपूर्ण शरीर। देखिए, पंक्ति, डालियां, कलियां, कोमल गात। कलियां हो गई और पंक्तियां हो गई, ये पंक्तियां, और कलियां हो गई, ये कलियां। ये दो तो इसमें आ गए हैं, कलियां और डलियां और पलियां। ठीक है, 25 हमारा जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको सोल्व करना है, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज आप हो सकते हैं। पंक्तियां हमारा ये आ गई यहाँ पर क्वेश्चन में ही, और ये कलियां भी आ गई क्वेश्चन में। कंफ्यूजन क्या बचा? कंफ्यूज बचा है डालियां में और कोमल गात में। तो ये हमें डालियां भी नहीं दिख रही ऑप्शन में, कोमल गात भी नहीं दिख रही। इन दोनों में से आपको लगाना, ये दो तो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, कलियां वाला और ये कौन सा, पत्तियां वाला। अब बचा है आपका फूल और संपूर्ण शरीर, यानी 50% चांस हो गए आपके क्वेश्चन को सही और गलत करने के। या तो फूल आएगा या संपूर्ण शरीर आएगा आपका, दोनों में से एक आपका राइट आंसर हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा सोचना समझना है। कोमल गात में गात किसका अर्थ है? गात शब्द का जो अर्थ है ये क्या होता है? देखिए, कोमल फूल का आई थिंक आप सभी को पता होगा, और संपूर्ण शरीर जो है इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो संपूर्ण शरीर ही रहेगा। कोमल गात, गात यानी संपूर्ण, कोमल यानी संपूर्ण शरीर, आप ऐसा याद रखिएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आपसे बनेंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इस हिसाब से ही आपको पहले ऑप्शंस कैंसिल करने जितने आपको हो सके, उसके बाद में आप 50-50% उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्ति, अभी ने होगा मेरा अंत। अभी ना होगा मेरा अंत में कवि किसके अंत की बात कर रहे हैं? कली, वृक्ष, फूल और बसंत। इस क्वेश्चन में कवि जिस की अंत की बात कर रहे हैं वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर बसंत की, बसंत यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द निद्रित, निद्रित से क्या तात्पर्य है? तो शब्द निद्रित से तात्पर्य सोया हुआ से, निद्रित, निद्रित यहाँ पर आप कर लीजिएगा, निद्रित, निद्रित सोया हुआ है से तात्पर्य है यहाँ पर। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द अंत का विपरीतार्थी शब्द क्या है? यानी विलोम शब्द आपसे पूछा है, शब्द अंत का विलोम या विपरीतार्थ एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा आदि। आदि का अंत होता है विपरीत, विलोम आप सभी बताइए, आदि और अंत हम बोलते भी हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है
अब ये जो कविता हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। तो उस कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है या क्या है, ये आपको बताना है। प्रभात, वसंत या संध्या या प्रातः काल का दृश्य। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा वसंत। वसंत यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द प्रत्यूष का समानार्थी शब्द क्या है। वहां पर विलोम पूछा है, यहाँ पर आप समानार्थी शब्द ही आपसे सिनोनिम पूछ लिया है। देखिए शब्द प्रत्यूष, प्रत्यूष का आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन वर्ड होते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रातःकाल। प्रत्यूष यानी प्रातःकाल होता है, ये इसका समानार्थी शब्द है। प्रातःकाल को ही प्रत्यूष भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर विलोम आपसे पूछा जाए प्रत्युष का, संध्या काल, इस तरह से ऑप्शंस मिलते हैं आपको, संध्या से रिलेटेड ही होते हैं वो, उस तरह से आपके ऑप्शंस रहते हैं। हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए गाइस टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किए हैं, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन कवर किए हैं। हमने एफएलटी भी दिए हैं, एक एफएलटी आपको दिया है जो कि आपको डेमो के लिए हमने दिया है। नहीं डेमो दिया है तो देख लीजिएगा, वहां पर भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। जैसा आपका एग्जाम होता है सेम एग्जाम आप दे पाएंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए दे गई है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में आप कंटेंट वाले ऑप्शन में जाना है, सारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम शुल्क पर 300 रुपए की टेस्ट सीरीज ओनली और 99 रुपीज में दी जा रही है। सीमित समय के लिए ऑफर है, स्पेशली ऑफर, इसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको नहीं मिलेगा। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है आपकी, आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता यहाँ से की जाएगी। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास जुड़ पाए, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए। इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।